हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर वेरी नाइस, वेरी गुड, लल्लन टॉप, लाजवाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किरचॉफ कौन थे और इन्होंने कब नियम दिया था और किसके रिगार्डिंग दिया था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साहिद अंसारी सर को यानी कि ओपी अंसारी सर को प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन परमानेंटली ऑन कर देना कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक फटाफट एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं किरचॉफ साहब के बारे में थोड़ा सा। किरचॉफ साहब का पूरा नाम हमारा जो है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये एक भौतिक विज्ञानी थे यानी कि फिजिसिस्ट थे। इनका जन्म जो है 12 मार्च 1824 को कोनिग्सबर्ग में हुआ था, जो कि पर्सिया में है। हिज फर्स्ट रिसर्च टॉपिक वाज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिसर्च के दौरान इन्होंने दो नियम दिए। एक नियम का नाम था किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम लोग जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, और दूसरा नियम इन्होंने दिया था एक क्लोज्ड सर्किट के लिए, जिसे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को शॉर्ट फॉर्म में केवीएल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है किरचॉफ लूप रूल। ठीक है बेटा, या किरचॉफ मेश रूल। तो ये जो दोनों लॉ हैं ये इन्होंने अपने रिसर्च के दौरान में 1845 में दिया था। दिस लॉज वर इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर किरचॉफ एंड आर नाउ नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉ। सिंस दिस लॉ अप्लाई टू ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट, अंडरस्टैंडिंग देयर फंडामेंटल्स इज पैरामाउंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट फंक्शन, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से काम करता है, इसके रिगार्डिंग हमारे किरचॉफ साहब ने नियम दिए थे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था किरचॉफ के बारे में। अब चलते हैं किरचॉफ के रूल की तरफ। तो किरचॉफ साहब ने हमारा जो पहला रूल दिया था उसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, और इसको शॉर्ट में केसीएल के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो है जंक्शन रूल। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसका दूसरा नाम है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के रिगार्डिंग इन्होंने क्या बताया, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये एक फिगर है। इस फिगर में ये पॉइंट एक जंक्शन है। दिस पॉइंट ए इज अ जंक्शन। मान लेते हैं जंक्शन पे इन दो कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक I1 करंट आ रहा है और इसी जंक्शन पे I2 करंट आ रहा है, और इस वायर में जब दो करंट इधर से आ रहे हैं तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जंक्शन रूल में इन्होंने क्या बात बताई, आइए हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ये भाई साहब जो बताए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताए, तो उस इंटरेस्टिंग चीज़ को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इन्होंने कहा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, क्या बोला कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। यहाँ पर आप जो ये सिंबल देख रहे हो सिग्मा, इसको, इस सिंबल का नाम है बच्चों सिग्मा, और ये रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक सम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक सम को। ठीक है, तो इस लॉ में यही बात बताई गई कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग करंट है और टोटल करंट जो वहाँ से जा रहा है, उन दोनों का सम आपस में बराबर होता है। दोनों का सम आपस में बराबर होता है, यानी जो भी करंट जंक्शन पे आएगा उसका सम इज इक्वल टू द जो भी करंट वहाँ से जाएगा उसका सम बराबर होता है। ठीक, सिंपल वे में कहें, सिंपल वे में तो ध्यान देना, सिंपल वे में हम इसको क्या कह सकते हैं कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। अब जो करंट जंक्शन पे आता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, और जो करंट जंक्शन से जाता है उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो इस फिगर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इस फिगर के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो हमारे पास दो करंट आ रहा है यानी कि I1 प्लस I2, और ये करंट जा रहा है यानी कि दैट इज माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। अब मान लो ये I1 प्लस I2 ना होके इसको हम केवल I3 लिख दें, तो ये हमारा I3 हो गया, यानी I1 प्लस I2 जंक्शन ए पर आ रहा है और I3 यहाँ से जा रहा इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, यानी सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट
algebraic sum of incoming current at a junction is equal to the algebraic sum of outgoing current from that junction। तो ये हमारा पहला रूल है। ये नियम हमारा चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, याद रख लेना, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, याद रख लेना, बहुत काम का है, मैं बता रहा हूं। अब इस नियम से रिलेटेड, इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आओ क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक जंक्शन है, यहां से फिर ऐसे ऐसे ब्रांचेज हमारी बनी है। देखो ऐसे ऐसे, सपोज इस ब्रांच में हमारा करंट 10 एम्पियर का है, इस करंट ब्रांच में हमारा करंट 20 एम्पियर का है। तो यहाँ से इस ब्रांच में हमारा करंट कितना होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। अगर इसमें एरो ऐसे बने हैं, एरो हमने ऐसे ऐसे सब बना दिए, ध्यान देना, एरो हमने ऐसे बना दिए। तो इस वाले ब्रांच में हमारा करंट कितना होगा, तो दोनों करंट का सम के बराबर, यानी कि 30 एम्पियर। इस ब्रांच में करंट कितना होगा हमें नहीं पता। मान लो अगर कि इस ब्रांच में हमारा करंट दे दिया हो कि 5 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछ लिया हो, तो यहाँ पर करंट हमारा कितना होगा, जब अगर इधर 5 एम्पियर जा रहा है 30 एम्पियर में से, तो यानी कि इस ब्रांच में हमारा करंट कितना होगा, 25 एम्पियर। अगर मान लो यहाँ पर भी दे दिया कि 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, कितना 5 एम्पियर, और यहाँ पर करंट दे दिया 10 एम्पियर का है, तो बोला यहाँ वाले ब्रांच में कितना करंट है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट है। तो अगर इधर 5, तो ध्यान दो 25 एम्पियर था, 25 एम्पियर में 5 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा इधर कितना हमारा 20 एम्पियर का करंट इस यहाँ पर बचा, और इस 20 एम्पियर में से 10 एम्पियर इधर चला गया, तो इस वाले ब्रांच में भी हमारा कितना करंट जाएगा, 10 एम्पियर ही जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, इस वाले ब्रांच में भी हमारा कितना करंट जाएगा, 10 एम्पियर। तो इस तरीके के ब्रांच से रिलेटेड हमारा सवाल पूछा जाता है। अब आइए एक सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए, ये सवाल हमने आपको समझा दिया, एक सवाल अब आपके लिए, अब आप हमको बताएंगे कि यहाँ पर कितना होगा, क्या इसका आंसर होगा। आप ही बताओगे, हम नहीं बताएंगे, ये बात ध्यान देना। अब हमसे उम्मीद मत रखना कि हम बताएंगे इसका जवाब, इसका जवाब हम आपको नहीं बताएंगे। सपोज ध्यान देना, ये है 20 एम्पियर, ये है 10 एम्पियर, ये है 5 एम्पियर, और ये है 5 एम्पियर, ठीक है। अब इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया। अब यहाँ पर जा रहा 10 एम्पियर, ठीक, यहाँ पर कितना जा रहा 10 एम्पियर। चलो इधर भी हम बता देते हैं, इधर भी जा रहा 10 एम्पियर। ये जो करंट है ये है 5 एम्पियर, इसमें भी करंट हमने ले लिया, चलो 8 एम्पियर, ठीक। अब इस वाले में कितना करंट होगा ये बताना है। मान लो कि यहाँ पर करंट हमारा I1 है और यहाँ पर करंट हमारा I2 है, तो I1 और I2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड I1 एंड I2। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सभी के लिए बच्चों क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर हमको बताना कि इसका क्या आंसर होगा, I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये एरो हमने ऐसे बना दिए और यहाँ पे सारी वैल्यू लिखा है। एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कम्प्लीटली, ये क्वेश्चन हमने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन अब आपको सोल्व करना है। अब चलते हैं आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि दूसरे रूल की तरफ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केवीएल, इन शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं, और इस लॉ का दूसरा नाम जो है इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लूप रूल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग लूप रूल के नाम से जानते हैं, या इसी रूल को हम लोग मेश रूल के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको किस नाम से जानते हैं, लूप रूल और मेश रूल के नाम से जानते हैं। ये जो लॉ है ये बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेस्ड है बच्चों, ये है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये आप समझ लो। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन।
अब इस लूप रूल में इन्होंने क्या क्या कहा और ये किसके लिए, यानी लूप और मेश का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट। तो ये रूल हम वहीं अप्लाई करते हैं जब हमारी कैसी सर्किट हो, फॉर क्लोज्ड सर्किट, फॉर क्लोज्ड सर्किट। जब हमारे पास क्लोज्ड सर्किट हो तो वहाँ पर हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रूल में ये बात इन्होंने बताई कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सर्किट हो, जैसे कि मान लेते हैं हम एक सर्किट आपके सामने बना देते हैं, सपोज दिस इज आर, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और इसके एंड पर यहाँ रेजिस्टेंस एक लगा है R1। ठीक, एक चलो और बना लेते हैं। हाँ, सपोज ये सेल है जिसका ईएमएफ है E2 और यहाँ रेजिस्टेंस है R2 और ये है R। तो ये एक क्लोज्ड सर्किट बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके के क्लोज्ड सर्किट में हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, यानी कि केवीएल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, रूल क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया, किरचॉफ साहब ने इस रूल में ये बात बताई थी कि किसी भी एक लूप के लिए, फॉर एनी लूप, ठीक है ना, फॉर एनी क्लोज्ड लूप, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी क्लोज्ड लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर। ठीक, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ये इन्होंने बात बताई। दिस लॉ स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एसोसिएटेड इन दैट लूप। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। हमारे इस वॉइस को, इस स्टेटमेंट को आप लोग पेन और पेपर पे लिख लेंगे और ये उस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल टर्म है। ये उसका क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। दूसरा, इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एनी क्लोज्ड लूप, फॉर एनी क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारे सामने यहाँ पर दो लूप बने हुए हैं, एक लूप ये है और एक लूप ये है। इतना पोर्शन भी एक क्लोज सर्किट है और ये भी एक क्लोज सर्किट है। ठीक है ना, तो देयर आर टू लूप इन दिस फिगर। अब मान लेते हैं कि E2 सेल जो है हमारे सामने, ये E2 सेल कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, I2। E1 कितना ड्रॉ कर रहा है सर्किट में, I1। तो ये बन गया एक जंक्शन। तो I1 इधर से गया, I2 इधर से, तो इसमें हमारा करंट कितना जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा करंट हमारा I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 यहाँ तक आया और इस जंक्शन तक आया। अब जब I1 प्लस I2 इस जंक्शन तक आया तो यहाँ के बाद E2 हमारा कितना करंट ड्रॉ कर रहा, I2। तो I2 हमारा किधर चला जाएगा, इस वाले ब्रांच में, और E1 सेल कितना करंट ड्रॉ कर रहा था, I1। तो I1 करंट हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे वाले ब्रांच में। तो यहाँ पर दो हमारे लूप बन गए और इन दोनों लूप को सोल्व कैसे करेंगे, आओ इसका सोल्यूशन भी हम इस पैटर्न पे समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान देना। अब जब दो लूप बन गया तो हमने क्या किया, देखो इसको हमने बना लिया, इसको मान लिया लूप 2 और नीचे वाले का डायरेक्शन हमने ऐसे खींच लिया और इसको मान लिया दिस इज लूप 1। E1 है इसलिए इसको लूप 1 कर दिया, इसमें E2 लगा है इसलिए इसको लूप 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, अब समझना कि जो इस लूप के ये डायरेक्शन हमने बनाया, अब जो लूप के इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, सेल या करंट, वो सब पॉजिटिव लिए जाएंगे और इसके अगेंस्ट जो कुछ भी होगा वो हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान देना आप लोग। जैसे अब देखा जाए बेटा, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेल है, सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से तो निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में ऐसे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा कैसे होगा, ऐसे। अगर किसी लूप में, यानी इसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न अगर है तो हम उसके EMF को कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब बात समझ में आ रही है कि अगर ये इसमें जाने वाला जो करंट है इस पैटर्न के हिसाब से अगर है तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब जनरली हम अगर बात करें, मान लो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का डायरेक्शन इसमें उल्टा है। मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इधर से
इधर का, यानी प्लस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस से निकल रहा है। तो अगर ऐसा कोई करंट का डायरेक्शन है, यानी इस तरफ से अगर करंट का डायरेक्शन है, तो इसका जो भी ईएमएफ होगा उस ईएमएफ को हम कैसा लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। किस साइन के साथ लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। तो दो रूल यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, कि अगर इस तरीके से हमको करंट का डायरेक्शन मिल रहा तो उसके ईएमएफ को पॉजिटिव लिखेंगे, अगर इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन मिल रहा है यानी अपोजिट मिल रहा तो उसके हिसाब से ईएमएफ को किस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो ये और ये एक कीवर्ड है, ये की टर्म्स हैं जिसे कि आपको बहुत अच्छे से नोट करके रखना है, ठीक है ना। अब आइए सोल्व करते हैं इसके दोनों लूप को। तो इस लूप के फिगर को एक एक करके जरा हम सेपरेट करते हैं। पहले हम लूप 1 की बात करेंगे। तो आप लूप 1 को बहुत अच्छे से देख लो। आप चाहे इसका नेमिंग कर सकते हो, नेमिंग किस तरीके से कर लो, और नेमिंग हम तुम्हें बता दे रहे हैं किस तरीके से कर लो। देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो पहले लूप 1 की बात करते हैं, और इस तरीके से डायरेक्शन लेने का मतलब कि ए बी ई एफ ए। तो लूप का हमारा ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आओ जरा, हमने कहा फ्रॉम फिगर यूजिंग लूप 1, यूजिंग लूप 1। अब लूप 1 में हमारे सामने क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में दो करंट जा रहा, I1 प्लस I2। यहाँ पर एक सेल लगा और एक रेजिस्टेंस लगा, इसमें करंट कितना जा रहा, केवल I1, और इस सेल का ईएमएफ कितना है, E1, और ये रेजिस्टेंस कितना है, R1। यहाँ पर पॉइंट क्या है, A, इस पॉइंट का नाम क्या है, B, और ठीक है ना, B है, और इस पॉइंट का नाम है E, और इस पॉइंट का नाम F। तो ये पॉइंट हमारा E और इस पॉइंट का नाम F। तो अगर हम यूजिंग लूप 1, लूप 1 किस तरीके से है, हम इस तरीके से ले रहे A B E F A। तो हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेक करना है एक एक करके, ठीक। और इसके हिसाब से जो होगा वो सब पॉजिटिव साइन के फॉर्म में लेंगे, और जो इसके अगेंस्ट होगा उसे हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। जो इसके फेवर में होगा, ठीक, एकदम इसी तरीके से वो हमारा पॉजिटिव साइन में लिया जाएगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। अब देखो, हमने लूप का डायरेक्शन भी कैसे बना लिया था, लूप का डायरेक्शन हमने ऐसे बनाया था, और यही चीज़ तो हमने लिखा है भाई, लूप का डायरेक्शन के मतलब करंट ऐसे 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 जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है। देखो, यहाँ से करंट कितना जा रहा, I1, और यहाँ ऊपर से भी तो करंट आ रहा था, इधर से एक्चुअल में क्या करंट आ रहा था, इधर से करंट आ रहा था I2, तो I2 वाला करंट तो इधर निकल गया। और ये चूंकि हमारा सेकेंड लूप है, तो सेकेंड लूप को नहीं, अभी हम पहले लूप को सोल्व कर रहे हैं। तो पहला लूप हमारा ये इतना हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस लूप में अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ यानी कि KVL, अकॉर्डिंग टू KVL, तो KVL में क्या है कि सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ I एंड R। तो इसको अप्लाई करते हैं। EMF में सिंगल EMF है, और जो लूप का डायरेक्शन है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, करंट भी इसमें उसी डायरेक्शन से जा रहा है। तो EMF हमारा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि E1 इज इक्वल टू, अब IR पे आते हैं, तो ये वाला लूप के अकॉर्डिंग ही है, और इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में भी लूप के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, R के साथ I1 प्लस I2, और इस R1 के साथ क्या आ जाएगा, R1 के साथ हमारा I1 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा E1 बराबर, देखो I1 R, और ठीक है ना, I1 R प्लस I2 R, ऐसा मिला, और फिर I1 R1। तो अगर देखें करंट I1 के साथ तो दो रेजिस्टेंस मिलेगा, एक R मिलेगा और एक R1 मिलेगा, और दूसरा I2 के साथ केवल R। तो एक इक्वेशन ये मिल गया हमको लूप 1 के अकॉर्डिंग। अब इसी तरीके से दूसरा लूप हम देखेंगे, तो दूसरा लूप हमारा ऊपर है B C D E B, है ना, इस तरीके से। लेकिन इस लूप के डायरेक्शन को हमने कैसे लिया है, ऐसे लिया, देखो लूप के डायरेक्शन को ऐसे लिया है, यानी C B E D C। ध्यान देना, लूप का डायरेक्शन इसमें कैसा लिया, इसमें हमने लूप का डायरेक्शन लिया था A B E F A। इसमें लूप का डायरेक्शन हम कैसे ले रहे हैं, C B E D C, ठीक है ना, ये लूप का डायरेक्शन। अब इस लूप को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं सेपरेट। तो जब इस लूप को हम सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा R, ठीक,
ठीक है। और ये है हमारा E2, R2 और ये R है। अब इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों, तो इसमें करंट हमारा जा रहा, ये ड्रॉ कर रहा था I2 करंट, कितना I2, और यहाँ पर भी तो एक ब्रांच था ऐसे नीचे जिसमें लूप 1 था, इधर से हमारा करंट आ रहा था I1, तो I1 यहाँ से इधर निकल आएगा। इस वाले ब्रांच में हमारा कितना करंट जा रहा है, इस वाले ब्रांच में हमारा करंट जा रहा है I1 प्लस I2। अब इसमें हमने लूप का डायरेक्शन कैसे लिया, ऐसे, नाम क्या था, ये B था, C था, ये पॉइंट D था और ये पॉइंट E था। तो लूप का डायरेक्शन हम कैसे ले रहे थे, यहाँ पर देखो यूजिंग, और इस लूप का नाम हमने लूप 2 रखा है, यूजिंग लूप 2। लूप 2 मतलब, लूप 2 का मतलब हो गया C B E D C, ये तो C से B, B से E, E से D, D से E, C, इस तरीके से मैं डायरेक्शन लिया। अब इसमें जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि सिग्मा EMF इज इक्वल टू सिग्मा IR, तो देखते हैं जो इसके अकॉर्डिंग होगा उसे पॉजिटिव साइन, जो इसके अपोजिट में होगा उसमें माइनस साइन। तो भाई देखा C से B, B से D, D से E, E से D और D से C, तो D से C वाले में एक EMF लगा है जो कि ऑलरेडी D से C एरो ऐसे ही है, तो इसमें हमारा EMF हमारा सिंगल है E2 पॉजिटिव साइन। अब प्रोडक्ट ऑफ IR पे आते हैं, देखो B से E, तो B से E की तरफ करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा कि R इंटू I1 प्लस I2। E से D कोई नहीं है, D से C में I2 और R2 है, तो हमारा प्लस के साथ आ गया I2 R2। इसको सोल्व करेंगे, E2 बराबर हमारा क्या मिला, एक मिला R I1 प्लस दूसरा क्या मिला कि I2 कॉमन R प्लस R2, ये मिला, ये इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, लूप 1 से हमको एक इक्वेशन मिला और लूप 2 से हमको दूसरा इक्वेशन मिला। अब इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमसे इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो हम इक्वेट कर लेंगे बड़े ही आसानी से। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये लूप रूल का हमारा कॉन्सेप्ट है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो KCL है हमारा, KCL किरचॉफ करंट लॉ, ये हमारा इस चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पे? चार्ज कंजर्वेशन। याद रखना ये पूछा जाता है वन लीनियर में, ठीक। और जो KVL है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो ये चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। KCL जंक्शन पे यूज होता है, ये कहाँ पर यूज होगा? ये ओनली यूज्ड एट जंक्शन। KVL कहाँ यूज होगा? KVL यूज होगा ओनली यूज्ड इन क्लोज्ड सर्किट। कहाँ यूज होगा? क्लोज्ड सर्किट में यूज होता है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर हो गया? अब बात आई कि सर रूल समझ में आ गया, आपने जो बता दिया वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है वो भी समझ में आ गया, ठीक। तो ऐसा करिए एक दो सवाल बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल भाई सवाल हम आपको बताएंगे, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने ये क्या है बच्चा? आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो। 3 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है। अच्छा, जैसा पैटर्न हमने अभी आपको समझाया सेम उसी पैटर्न पर ये हमारा सवाल भी है। तो एक लूप इधर बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो अगर लूप 1 को हम यहाँ नीचे ड्रॉ करें तो आप ध्यान से देखना, नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ऑलरेडी समझ लो पहले कि मान लो यहाँ 6 वोल्ट है और यहाँ 3 वोल्ट है, ठीक है ना। मान लो यहाँ से कितना करंट जा रहा है बच्चों? ये 6 वोल्ट वाला जो है ये यहाँ से कितना करंट इसमें भेज रहा है? सपोज I1 भेज रहा है, ठीक। और इसके EMF को हम लोग E1 मान लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा R1 मान लेते हैं, ये हमारा R है, इसको हम R2 मान लेते हैं और इसको हम E2 मान लेते हैं। और ये जो करंट हमारा यहाँ से ड्रॉ कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये हमारा I2 है। तो इस जंक्शन पे ये इधर से I2 और इधर से I1 मिलके इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2 जाएगा। अब ये करंट सेम टू सेम यहाँ तक आएगा और ये करंट यहाँ से फिर इधर और इधर सेपरेट हो जाएगा, है ना। 10 अब भाई ये हमारा कितना करंट भेज रहा है? I1, तो इधर हमारा I1 आ जाएगा और ये कितना ड्रॉ कर रहा है? I2, इधर हमारा I2 चला जाएगा।
लेकिन इस वाले ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट आएगा। फिलहाल तो ये हमारा जैसा सर्किट में फोटो दिख रहा था उसके हिसाब से तो चीज़ें ड्रॉ कर ली। पूछा क्या है सवाल में, अब ये देखते हैं। तो लिखा है कि इन द सर्किट एज सोन इन द फिगर द करेंट इन अमीटर इज, इस अमीटर में कितना करंट होगा। तो अमीटर में करंट हमारा देखा जाए तो अमीटर में इस वाले आर्म में ही हमारा क्या लगा है, इस वाले आर्म में ही हमारा अमीटर लगा है, यस और नो। और इस वाले आर्म में करंट कितना जा रहा, I1 प्लस I2, और इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा 10 ओम। तो करंट अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, I1 प्लस I2 के सम के बराबर। यानी हमको क्या इक्वेट करना है, I1 और I2 का सम इक्वेट करना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर इस दोनों लूप को अगर हम ड्रॉ कर लें, नीचे वाले लूप को मान लेते हैं अब 1 और ऊपर वाले लूप को मान लेते हैं 2। तो नीचे वाले लूप को हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना। ये हमारा फिगर ही है, सब कुछ फिगर जो है ना फिजिक्स की जान है, समझ लो। तो ये बेटा 6 वोल्ट और ये हमारा 1 ओम, ये हमारा 1 ओम, ठीक। और ये है हमारा 10 ओम। यहाँ से करंट कितना जा रहा, I1, इसमें करंट आ कितना रहा I1, और इसमें करंट जा कितना रहा I1 प्लस I2, कितना I1 प्लस I2। तो अगर इसमें लूप का डायरेक्शन हम ऐसे ले लें और ये लूप 1 मान ले, इसको क्या मान ले बाबू, इसको हम लूप 1 मान ले, लूप 1। तो इसी यानी ऐसे डायरेक्शन बना लिया और इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सब कुछ है, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सब कुछ है। तो जब इसमें लूप रूल हम अप्लाई करेंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि पूछा क्या है। तो ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये स्पेस में हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। आ जाओ, तो हमारा यूजिंग KVL, यूजिंग KVL। अब KVL क्या कहता है कि सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ IR। अब EMF में हमारा केवल 6 वोल्ट है और इस लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो EMF हमारा कितना हो जाएगा, तो EMF हमारा हो गया केवल 6 इज इक्वल टू IR में आ जाओ, तो इसमें 10I1 प्लस 10I2, तो हमने लिख लिया 10I1 प्लस 10I2 प्लस यहाँ पर I1 इसमें आ रहा है 1 ओम में, यानी कि 1I1 सोल्व किया तो 6 बराबर 10I1 और 1I1 मिलके 11I1 प्लस 10I2, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से दूसरा हमारे पास लूप है, दूसरा लूप हमारा कौन है, ये ऊपर वाला। अब ऊपर वाले लूप में इसको हमने मान लिया है लूप 1, तो ये हमारा लूप 1 वाला फिगर था। अब लूप 2 वाले फिगर में आ जाओ भाई, ठीक है ना। तो लूप 2 वाले फिगर में हमारे पास क्या है, उसमें ऐसे है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये है 3 वोल्ट और ये है 2 ओम और ये करंट ड्रॉ कर रहा I2, ये है हमारा 10 ओम और इस आर्म में करंट कितना जा रहा I1 प्लस I2, और इस जंक्शन के बाद इसमें फिर से करंट कितना जा रहा I2, और वही I2 हमारा इसमें भी जाएगा। तो अब इस लूप को अगर हम यूज करते हैं यूजिंग KVL इन लूप 2, ये हमारा लूप 2 है, लूप 2 या क्लोज सर्किट 2, और इसमें भी डायरेक्शन हम ऐसे ही बना लें। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होगा पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। तो आ जाओ भाई पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। तो EMF वाले सम में हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ EMF में 3 वोल्ट और इक्वल टू सम ऑफ IR, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे ही कि 10I1 प्लस 10I2 प्लस 2I2, क्योंकि ये 2I2 और इसी लूप के अकॉर्डिंग तो है सब। तो जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, 3 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 12I2। ये क्या मिला, ये मिला हमारा इक्वेशन 2। ये क्या मिला बच्चों, ये मिला हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या है, ये एक तरीके का लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं I1 एंड I2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और जब सोल्व करेंगे तो I1 और I2 की हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो सोल्व कर लोगे कि सोल्व करके हम ही बताएं। तो जब यहाँ से हम I1 और I2 को सोल्व करेंगे, अब देखो कोई भी प्लस में आ सकता है, कोई भी माइनस में आ सकता है।
इसकी फिक्र आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है तो आप चिंता में पड़ गए कि यार करंट हमारा ऐसे कैसे हो गया, एक में प्लस में आ रहा है एक में माइनस में आ रहा है। आने दो जो आ रहा है, आपको केवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्या बोला मैंने? आपको वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, यू डोंट केयर, क्योंकि आप लॉ को फॉलो कर रहे हो ना, मतलब आपका आंसर जो भी आएगा सही आएगा। तो जब I1 और I2 को आप सोल्व करोगे और उनका जब आप सम इक्वेट करोगे, क्योंकि हमने आपके सामने दोनों इक्वेशन इक्वेट करके रख दिया है, दोनों इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन भी इक्वेट करके रख दिया और ये दूसरा इक्वेशन भी इक्वेट करके रख दिया। और जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सोल्व करके I1 और I2 वैल्यू का सम आप इक्वेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा I1 प्लस I2 का, वो क्या आएगा मैं आपको बता दूं। तो वो आपके पास आएगा 15/32 एम्पियर। कितना निकल के आएगा? 15/32 एम्पियर। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर, मतलब आईआईटी का मतलब जेई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इवन आप 12th क्लास में हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, कि कैसे करना है। अब ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप फिजिक्स लिए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैलकुलेशन से डर नहीं लगता होगा। और अगर आपको कैलकुलेशन से डर लगता होगा तो आप सबसे पहले कैलकुलेशन पे वर्कआउट करो। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन पे आप वर्कआउट करो, क्योंकि बहुत सारे नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ ये होता है कि वो कैलकुलेशन से दूर भागते हैं। बेटा एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन से दूर नहीं, आपको कैलकुलेशन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के साथ आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लाइव क्लास अलग होता है और ऑफलाइन क्लास अलग होता है। तो या यूट्यूब पे जो लोग, जैसे अब हम ही हैं, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी आपको लगेगा, तो ये एक वर्चुअल मेथड है आपसे कनेक्ट होने का। लेकिन जब आप रियलिटी में आप हमारे सामने क्लास में होंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग, समझ रहे हो ना, एकदम मज़ा आ जाएगा, कच्छ मचा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप समझो। तो आपको करना क्या रहेगा कि जब आप I1 I2 को सोल्व करोगे तो I1 I2 को सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो मैंने आपको बता दिया। कितना आएगा I1 I2 का आंसर भाई? 15/32 आपका आंसर आएगा। क्लियर? किस सवाल का? इस सवाल का। तो इस तरीके से इस सवाल कैसे आपको KVL यूज करना है ये भी आपको पता चल गया, कैसे आंसर इक्वेट करना है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपको करने के लिए दूंगा, और ये सवाल आपके NCERT का है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। ये NCERT, ये NCERT का क्वेश्चन है। आप अपना NCERT खोलो और NCERT में देखो तो आपको ये सवाल मिल जाएगा कि 12 आइडेंटिकल वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक क्यूब है और ये सभी वायर हैं, और इन सभी वायर का रेजिस्टेंस कितना है बाबू? इन सभी वायर का रेजिस्टेंस आर, हर वायर का रेजिस्टेंस आर है। ऐसा हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसा हमारा कहाँ दे रखा है? ऐसा हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब व्हेन द करंट इंटर्स थ्रू कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड लिव्स एट द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। यानी एक कॉर्नर से मान लो कि इस कॉर्नर से हमारा करंट इंटर कर रहा, तो इसका अपोजिट कॉर्नर कौन हुआ? ये। तो इस कॉर्नर से हमारा करंट एग्जिट कर रहा है, यानी इस करंट कॉर्नर से हमारा करंट इंटर कर रहा है। ध्यान देना क्या बोला मैंने, ठीक है, कि इस कॉर्नर से हमारा करंट इंटर कर रहा है, तो इस कॉर्नर से हमारा करंट क्या कर रहा है? इस कॉर्नर से हमारा करंट एग्जिट कर रहा है। ऐसा हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वेट करना है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल। ये आप समझ लो, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। इसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। एक इसका आता है, दूसरा एक ये आता है कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, कि इस कॉर्नर से करंट इंटर कर रहा और इस कॉर्नर से हमारा करंट एग्जिट कर रहा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये एक सिंगल फेस है। तो इस वाले सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। और एक एजेस के कॉर्नर पर आता है। एजेस का कॉर्नर इन द सेंस कि जैसे ये एक पहला एज है, इधर से करंट जा रहा और इस वाले एज से हमारा करंट बाहर आ रहा। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एज हो गया, यानी
दोनों लगातार वर्टेक्स हो गए ना, 2 वर्टेक्स सक्सेसिव वर्टेक्स, तो एक इसके अकॉर्डिंग आता है, यानी एजेस के लिए आता है, एजेस वाले के लिए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। तो 3 अलग अलग सिचुएशन में पूछा जाता है, और तीनों अलग अलग सिचुएशन में आपके एनसीईआरटी में बेसिकली बॉडी डायगोनल का पूछा गया है। तो अब आपको इस सवाल को एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है बाय यूजिंग केवीएल। कॉन्सेप्ट आपको वही अप्लाई करना है, और अगर आप नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि सर ये नहीं हो पाया है हमसे, आप इसको हमें बताइए। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, इसके शॉर्टकट मेथड भी होते हैं याद करने के, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो शॉर्टकट मेथड एक अलग है, वो एक मेमोराइज करने का अपना एक अलग तरीका है, वो भी हम आपको बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से उसका भी आंसर आपका निकल आएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन प्रॉपर अगर आप केवीएल यूज करके इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप सबसे पहले इसको केवीएल के साथ ट्राई करिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो इसका आंसर केवीएल के थ्रू बड़ी आसानी से निकल आएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। आप सबके फ्यूचर के लिए आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।